हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2 प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट का लास्ट पार्ट बना रहे हैं, पार्ट 11। इस पार्ट के बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो पूरी तरह क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? आज हम स्टार्ट करेंगे अपना व्हाट इज़ अ बुक क्लोजर और रिकॉर्ड डेट। तो यहाँ से हम अपना स्टार्ट करेंगे और लास्ट टॉपिक होगा हमारा व्हाट इज़ सेबी स्कोर्स। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ हमें दिया है कि व्हाट इज़ अ बुक क्लोजर और रिकॉर्ड डेट, यानी कि हमें समझना है कि बुक क्लोजर और रिकॉर्ड डेट का मतलब क्या होता है। सो book closure and record date help a company determine exactly the shareholders of a company as on a given date. Book closures refer to the closing of the register of the names of investors in the record of a company. Companies announce book closure date from time to time. The benefit of dividend, bonus issues, right issues occurs to investors whose name appear on the company's record as on the given date, which is known as record date. अच्छा देखो, अब यहाँ तक समझ लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ में क्या बोला है कि बुक क्लोजर और रिकॉर्ड डेट क्या होता है। वैसे बुक क्लोजर और रिकॉर्ड डेट दोनों ही एक ही चीज़ है, बस इसके दो अलग अलग नाम है। आप कुछ भी याद कर सकते हो, बुक क्लोजर भी कह सकते हो और रिकॉर्ड डेट भी कह सकते हो। तो बुक क्लोजर और रिकॉर्ड डेट का क्या मतलब है? ये हमारी जो कंपनी होती है ना, उसे हेल्प करता है ये जानने में कि उसके कितने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अभी फ़िलहाल उसकी कंपनी में है ऑन अ पर्टिकुलर गिवन डेट। यानी कि बुक क्लोजर क्या होता है? एक रजिस्टर होता है जिसमें, अब रजिस्टर बिल्कुल एक किताब नहीं होती है, ऑनलाइन फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। तो उसमें क्या होता है, जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं ना, उनके नाम होते हैं, उनके सारे नाम रजिस्टर होते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बुक क्लोजर या फिर रिकॉर्ड डेट। तो अब एक पर्टिकुलर डेट हमें बता दी जाती है कंपनी की तरफ से। उसमें क्या होता है, देखो, कंपनी अनाउंस बुक क्लोजर डेट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कंपनी क्या करती है, टाइम टू टाइम अनाउंस कर देते हैं कि हमारा इस पर्टिकुलर तारीख को हमारा बुक क्लोजर होगा। अब इसमें क्या होता है, इस पर्टिकुलर डेट में जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो हमारी कंपनी में शेयर होल्ड करते हैं, यानी कि शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी के हैं, उन्हें क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है। जैसे कि उन्हें डिविडेंड प्रोवाइड किया जाएगा उसी डेट पर। फॉर एग्जांपल कि 5 जून को किसी एक कंपनी का क्या है, बुक क्लोजर डे है, यानी कि 5 जून में अगर कंपनी के रजिस्टर में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके नाम जिसका भी नाम है, तो उन शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा, बोनस इशू मिलेंगे, राइट इशू मिलेंगे, और भी जो बेनिफिट्स कंपनी प्रोवाइड करती है वो बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? इन्वेस्टर्स को मिलते हैं। तो लेकिन सारे इन्वेस्टर्स को नहीं मिलेंगे। जिनका नाम बुक क्लोजर में प्रेजेंट होगा, जिनका नाम बुक क्लोजर में अपीयर होगा, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर्स को मिलते हैं। अब नाम किस किस का अपीयर होता है, देखो, फॉर एग्जांपल आपने आज से 1 साल पहले आपने सिक्योरिटी खरीदी थी, तो ऑब्वियस सी बात है 1 साल में तो आपको रजिस्टर हो ही जाएगी, 2 दिन के अंदर अंदर ही रजिस्टर हो जाती है। तो बुक क्लोजर जब हम अनाउंस कर देते हैं ना, तो उसके बाद हमारा नो डिलीवरी पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो नो डिलीवरी पीरियड हम यहाँ पे बता दूंगी मैं आपको, पर फिर भी एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि अगर जैसे मैंने कहा कि 5 जून को क्या है, हमारा बुक क्लोजर है, तो यानी कि अब 5 जून को कंपनी चेक करेगी कि उसके पास कितने शेयर होल्डर्स हैं। तो अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई इंसान सिर्फ और सिर्फ इन बेनिफिट्स को लेने के लिए ही उस कंपनी में इन्वेस्ट करे, 5 जून से पहले पहले इन्वेस्ट कर ले और 2 दिन में उसे सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। लेकिन जिस दिन हम अपनी सिक्योरिटी के डेट को अनाउंस कर देते हैं, उसके बाद क्या लगता है? नो डिलीवरी पीरियड, यानी कि उसके बाद, तारीख अनाउंस करने के बाद जो भी इंसान हमारे शेयर खरीदेगा उसे हमारे शेयर रजिस्टर नहीं किए जाएंगे, बस उसे दे दिए जाएंगे। तो इसलिए जिन लोगों ने डेट अनाउंस होने से पहले ही हमारे शेयर्स खरीद रखे हैं, जो पहले से ही शेयर होल्डर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही क्या मिलते हैं? बेनिफिट्स मिलते हैं। और जो रिकॉर्ड डेट अनाउंस हो जाती है, जिस दिन हमें ये सारे बेनिफिट्स मिलने होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? जिस तारीख को ये सारे बेनिफिट्स मिलने होते हैं उसे हम रिकॉर्ड डेट बोलते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। अब देखो, कहाँ से पढ़ना था, यहाँ से देखो, record date and is declared in advance by company so that buyer have enough time to buy the shares, get them registered in the book of the company and become entitled for the benefit such as bonus, right, dividend, etc. With the depositories now in place, the buyer need not send shares physically to the company for registration. This is taken care by the depository since they have records of investor holding as on a particular date electronically with them. तो इसमें कुछ नहीं है, बस यही था कि जब कंपनी क्या करती है, एक
डेट पर्टिकुलर अनाउंस कर देती है कि उस दिन क्या होगा, उसका रिकॉर्ड डेट होगा और उस दिन जो भी इन्वेस्टर्स कंपनी के बुक क्लोजर में अपीयर होंगे उनको क्या मिलेंगे, ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसी को हम बुक क्लोजर और रिकॉर्ड डेट कहते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो रजिस्टर करने के लिए अपने नाम को हमें इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो कंपनी क्या करती है इलेक्ट्रॉनिकली खुद ही अपना सारा अपने इन्वेस्टर्स के नेम को रजिस्टर कर लेती है। अब नो डिलीवरी पीरियड देखो, सो व्हाट इज अ नो डिलीवरी पीरियड? सो व्हेनेवर अ कंपनी अनाउंसेस अ बुक क्लोजर और रिकॉर्ड डेट, द एक्सचेंज सेट अप अ नो डिलीवरी पीरियड फॉर दैट सिक्योरिटी. During this period, only trading is permitted in the security. However, these trades are settled after the no delivery period is over. This is done to ensure that investor entitlement for the corporate benefit is clearly determined. जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि नो डिलीवरी पीरियड कब अनाउंस हो जाता है? नो डिलीवरी पीरियड अनाउंस हो जाता है जिस दिन हमारी बुक क्लोजर और रिकॉर्ड डेट क्या हो जाती है, अनाउंस कर दी जाती है। तो उसी के बाद ही हमारा एक्सचेंज क्या कर देता है, नो डिलीवरी पीरियड को सेटअप कर देता है उस सिक्योरिटी के लिए। यानी कि कंपनी ने क्या कर दिया, बुक क्लोजर अनाउंस कर दिया, तो अब जो एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज है, वो क्या करेगा, नो डिलीवरी पीरियड को यहाँ पे सेटअप कर देगा। जिसमें क्या होता है, जिसमें आप बस ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी कि आप उस कंपनी के शेयर्स को खरीद तो सकते हो लेकिन अभी आप रजिस्टर नहीं करवा सकते अपने नाम पर उन्हें। वो कब आपके नाम पे रजिस्टर होंगे, जब नो डिलीवरी पीरियड क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जब बुक क्लोजर हमारा ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद ही हमारा नो डिलीवरी पीरियड भी ख़त्म हो जाता है। तो जिस दिन हमारा नो डिलीवरी पीरियड ख़त्म हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, उसके बाद आपके सिक्योरिटीज़, आपके शेयर्स आपको क्या हो जाएंगे, आपके नाम पर रजिस्टर कर दिए जाएंगे, सेटल कर दिए जाएंगे। तो और ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कॉर्पोरेट का जो बेनिफिट है, बस सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट लेने के लिए ही कोई भी इन्वेस्टर ना आए और कंपनी का भी बेनिफिट क्या है, बचा रहे। वरना ऐसे तो कोई भी आएगा, रहा चलता, इन्वेस्ट करेगा और जो बेनिफिट मिलने होंगे वो लेके चला जाएगा। तो ऐसे कंपनी को एक्सप्लॉइट होने से बचाने के लिए क्या करते हैं हम, नो डिलीवरी पीरियड को यूज़ करते हैं। अब देखो आगे दिया है, व्हाट इज़ एन एक्स डिविडेंड डेट? तो एक्स डिविडेंड डेट क्या होती है? द डेट ऑन और आफ्टर विच अ सिक्योरिटी बिगेन्स ट्रेडिंग without the dividend include the price, that is buyer of the shares will no longer be entitled for the dividend which has been declared recently by the company in case they buy on or after the ex dividend date. यानी कि यहाँ पे बोला है कि एक्स डिविडेंड डेट क्या होती है? एक्स डिविडेंड डेट हमारी वो डेट होती है, डेट ऑन और आफ्टर विच सिक्योरिटी इज बीइंग ट्रेडेड, यानी कि वो तारीख या फिर उस तारीख के बाद वाली तारीख जिस दिन हमारे, जैसे हमने आज क्या किया, बुक क्लोजर या फिर रिकॉर्ड डेट हमने आज अनाउंस करी, तो उसके बाद जब हमारा नो डिलीवरी पीरियड अनाउंस हो गया तो वो तारीख और उसके आने वाली जो बाद वाली तारीख है जिसमें हमें डिविडेंड नहीं मिलेगा, हमें पता है कि बुक क्लोजर ख़त्म होने के बाद ही डिविडेंड मिलेगा, अब अगर मिलेगा तो एक पर्टिकुलर तारीख और उसके बाद वाली जो तारीखें हैं उसके बाद जब तक हमें डिविडेंड नहीं मिलता उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्स डिविडेंड डेट। फॉर एग्जांपल अगर 5 जून के बाद 7 जून तक हमारा क्या चलता है, बुक क्लोजर चलता है, तो 7 जून के बाद मतलब 7 जून तक हमें डिविडेंड क्या है, नहीं मिलेगा। तो ये जो हमारा टाइम पीरियड है ना, इसे हम एक्स डिविडेंड डेट कहेंगे। द डेट ऑन और आफ्टर विच सिक्योरिटी इज बीइंग ट्रेडेड विदाउट डिविडेंड। एक पर्टिकुलर तारीख से लेकर जब तक आपको आपका डिविडेंड नहीं मिलता है, जब तक आप अपनी सिक्योरिटीज़ को क्या करते हो, बिना डिविडेंड के ट्रेड करते हो, तो उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं एक्स डिविडेंड डेट। और इसमें क्या होता है, जो हमारा बायर ऑफ द शेयर्स होता है, यानी कि जो इन्वेस्टर्स होता है, उन्हें कोई भी डिविडेंड एंटाइटल नहीं किया जाता है। हमारे बायर ऑफ द शेयर्स होता है, उन्हें क्या है, जब तक एक्स डिविडेंड डेट हमारा चल रहा होता है टाइम पीरियड, जब तक उन्हें डिविडेंड क्या किया जाता है, डिक्लेयर नहीं किया जाता कंपनी के थ्रू। तो आई होप आपको एक्स डिविडेंड भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं एक्स डेट क्या होती है। सो द फर्स्ट डे of the no delivery period is the X date. If there is any corporate benefits such as right, bonus, dividend announced for which book closure record date is fixed, the buyer of the share on or after the X date will not be eligible for that benefit. यानी कि जो हमारा नो डिलीवरी का पहला दिन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स डेट। नो डिलीवरी क्या होती है, जिस दिन जिस तारीख से हमें अनाउंस कर देते हैं कि अब जो इंसान इस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा उसे उसकी सिक्योरिटीज़ अभी रजिस्टर नहीं करी जाएंगी। कब रजिस्टर करी जाएंगी, जब बुक क्लोजर ख़त्म हो जाएगा। तो जो नो डिलीवरी का पहला दिन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्स डेट। तो और
इसमें भी सेम हमारी वही चीज़ें हैं कि जब एक्स डेट होती है यानी कि पहला नो डिलीवरी पीरियड वाला दिन, तो इसमें जो कॉर्पोरेट बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जो कंपनी बेनिफिट देती है, जैसे राइट इशू, बोनस इशू, तो वो सब वो सारे डिविडेंड और वो सारे बेनिफिट्स क्या हैं, इन्वेस्टर्स को नहीं मिलते। तो एक्स डिविडेंड होता है हमारा फर्स्ट डे ऑफ नो डिलीवरी पीरियड। आई होप आपको एक्स डेट भी अच्छे समझ में आया होगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ क्या दिया है, व्हाट रिकोर्सेज आर अवेलेबल टू इन्वेस्टर क्लाइंट फॉर रिड्रेसिंग हिज ग्रीवेंसेज। यानी कि अगर किसी भी इन्वेस्टर को या फिर किसी क्लाइंट को अपने स्टॉक एक्सचेंज से या फिर अपने इंटरमीडियरी से कोई भी परेशानी या कोई कंप्लेन है, तो वो कहाँ जाके क्या कर सकता है, अपनी कंप्लेन को फाइल करा सकता है। सो यू कैन लॉन्च कंप्लेन विद द इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस सेल IGC ऑफ द एक्सचेंज अगेंस्ट ब्रोकर or certain trade dispute or non-received payment securities. IGC takes up complaint in respect of trades executed on the NSE through the NSE trading members or SEBI registered sub-brokers of a NSE trading members and trade pertaining to companies traded on NSE. यानी कि अगर किसी भी इन्वेस्टर्स को या फिर किसी भी इन्वेस्टर को अपने इंटरमीडियरी से, जो ब्रोकर होता है उससे, या फिर अपनी कोई भी, जैसे हमारी जो ट्रेड डिस्प्यूट होती है ना, जैसे ट्रेडिंग करते वक्त जब अगर कोई हमारा ब्रोकर गलती कर देता है उससे, या फिर अगर हमारी पेमेंट रिसीप्ट हमें क्या है नहीं मिली है, कॉन्ट्रैक्ट नोट अगर हमें हमारा नहीं मिला है, उससे रिलेटेड कोई परेशानी है, तो हम अपनी कंप्लेंट को कहाँ पे फाइल करा सकते हैं, तो हम अपनी कंप्लेंट को लॉन्च करा सकते हैं इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस सेल IGC में। ये क्या है, ये हमें एक्सचेंज एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है अपने इन्वेस्टर्स को, अपने क्लाइंट्स को, कि अगर आपको कोई भी कंप्लेंट है तो आप IGC के पास आके क्या कर सकते हो, अपनी कंप्लेंट को फाइल कर सकते हो। और IGC ऐसा नहीं है कि कंप्लेंट फाइल कर ली और फिर बस हो गया, नहीं, IGC आपकी कंप्लेंट फाइल करने के बाद क्या करेगा, जो भी परेशानी है, जिस भी चीज़ से परेशानी है, जैसे वो ट्रेडिंग मेंबर से परेशानी हो गई या फिर कोई ट्रेड से रिलेटेड कोई परेशानी है, तो वो क्या करेगा, उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो आपको जो भी परेशानी है, आप IGC के पास या फिर आके क्या कर सकते हो, अपनी परेशानी बता सकते हो। वो परेशानी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि ट्रेड से रिलेटेड है ना, या फिर ट्रेडिंग मेंबर से रिलेटेड, या फिर सेबी रजिस्टर्ड सब ब्रोकर से रिलेटेड, कोई भी आपकी परेशानी है वो आप आके क्या कर सकते हो, NSE ने जो प्रोवाइड कर रखा है हमें IGC इन्वेस्टर ग्रीवेंस सेल, इसमें आके आप क्या कर सकते हो, अपनी कंप्लेंट को फाइल करा सकते हो। अब दिया है व्हाट इज आर्बिट्रेशन। So arbitration is an alternative dispute resolution mechanism provided by a stock exchange for resolving disputes between the trading member and their client in respect of trade done on the exchange. If no amicable settlement could be reached through the normal grievance redressal mechanism of the stock exchange, then you can make application for reference to arbitration under the bylaw of concerned stock exchange. अब देखो, अब अगर मैं आपसे कहूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि सोचो आप एक लोकल जगह पे रहते हो, अब वहाँ पे अगर आपको कोई परेशानी आ गई तो आप क्या करोगे, अपनी कंप्लेंट लेके जाओगे पुलिस स्टेशन में FIR कराओगे, FIR कराने के बाद आप कहाँ जाओगे, कोर्ट जाओगे उस केस को लेके। कोर्ट जाने के बाद आप ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाओगे, आप कहाँ जाओगे, पहले जो आपका जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के लोकल कोर्ट में जाओगे, है ना। उसके बाद आप क्या जाओगे, आप हाई कोर्ट जाओगे। अगर आपको वहाँ का आंसर जो भी आया है, जो भी रिजल्ट आया है, वो अगर आपको पसंद नहीं आया तो अपने लोकल कोर्ट से आप कहाँ जाओगे, आप अपना हाई कोर्ट जाओगे। अगर हाई कोर्ट का भी जो डिसीजन है वो आपको पसंद नहीं आया तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो आखिरी होगा। तो आप क्या करते हो, लेवल वाइज जाते हो। ऐसा तो नहीं ना कि डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए अपना केस लेके कि फाइनल आंसर तो सुप्रीम कोर्ट ही सुनाएगा, है ना। तो वैसे ही हमारा आर्बिट्रेशन भी है कि अगर आपको कोई परेशानी है, कोई कंप्लेंट है, तो सबसे पहले आप कहाँ जाओ, आप जाओ पहले IGC के पास, इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस सेल के पास जाओ, और वहाँ जाके बोलो कि हमारी ये परेशानी है, आप इसका सोल्यूशन दे दो। अब अगर उन्होंने सोल्यूशन दिया और आपको ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो कुछ ढंग का सोल्यूशन है ही नहीं, या फिर वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए, तो आप क्या करोगे, तो आप आर्बिट्रेशन के पास आओगे। ऐसा नहीं मुंह उठा के पहली बार में ही आर्बिट्रेशन के पास आ गए। आर्बिट्रेशन क्या है, ये भी एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, यानी कि जो परेशानी होती है उसे सॉल्व करने का एक मैकेनिज्म है, जो क्या करता है, ट्रेडिंग मेंबर और ट्रेडिंग क्लाइंट, यानी कि जो ब्रोकर होता है वो और जो क्लाइंट होता है वो, उनके बीच में जो भी परेशानी होती है और जो भी डिस्प्यूट होता है उन्हें सॉल्व कराने का काम आर्बिट्रेशन का। ये क्या है, इसमें हम कब आता है, जब हम नॉर्मल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में एक बार अपना जो है कंप्लेंट फाइल करा चुके हैं, उसके बाद भी अगर हमें सोल्यूशन नहीं मिला तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन कहाँ डाल सकते हैं, आर्बिट्रेशन में डाल सकते हैं। तो ये हमारा आर्बिट्रेशन होता है। ये भी हमारा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म ही है, एकदम IGC की तरह।
अब देखो आगे दिया है व्हाट इज एन इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, यानी कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड क्या होता है। सो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड आईपीएफ भी बोलते हैं इसे। आईपीएफ इज मेंटेन्ड बाय एनएससी to make good investor claim which may arise out of non-settlement of obligation by the trading members who has been declared a defaulter in respect of trades executed on the exchange. The IPF is utilized to settle claims of such investors where the trading member through whom the investors had dealt has been declared a defaulter. Payment out of the IPF may include claim arising of non-payment, non-receipt of securities by the investor फ्रॉम द ट्रेडिंग मेंबर हु हैज़ डिक्लेयर्ड अ डिफॉल्टर। अच्छा देखो इसमें बोला है कि आईपीएफ क्या होता है, ये एक इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड है जिसमें अगर ट्रेडिंग मेंबर कोई गलती कर देता है, अब जैसे ट्रेडिंग मेंबर जैसे आपका ब्रोकर हो गया, आपने क्या किया, आप इन्वेस्टर्स थे, आपने अपना पैसा ब्रोकर को दे दिया और कहा कि आप मेरे पैसे को डील करो। अब समझो कि वो रजिस्टर्ड ब्रोकर था, अब उसने पैसा आपका डील कर रहा है, बट इन केस अगर आपका पैसा क्या हो जाता है, उसने गलत जगह फंसा दिया, तो उसमें आपकी गलती नहीं होती, उसमें इन्वेस्टर को क्या है, इन्वेस्टर का कोई भी हाथ नहीं होता। वो किसकी गलती है, वो जो सेबी का रजिस्टर्ड ट्रेडिंग मेंबर है उसने गलती करी है। और आईपीएफ इसीलिए बनाया गया है, एनएससी से मेंटेन करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ताकि अगर जो भी इन्वेस्टर है उसका अगर पैसा डूब जाता है या फिर उसे बहुत ज़्यादा लॉस आता है तो हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टर के फंड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हो कि अगर डिफ़ॉल्टर कौन है, अगर आपका डिफ़ॉल्टर ट्रेडिंग मेंबर है जिसने गलती करी है, जिसने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है एक्सचेंज में, वो अगर क्या है, अगर वो गलत पाया गया कि हाँ उसी की गलती से सब कुछ सत्यानाश हुआ है, तो क्या होगा, आप इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में जाके अपना पैसा क्लेम कर सकते हो कि इतना मेरा लॉस हुआ है तो आप इतना मेरा पैसा वापस कर दो। तो हाईएस्ट आपकी क्या आप क्लेम कर सकते हो, हाईएस्ट अमाउंट आप 10 लाख की क्लेम कर सकते हो, 10 लाख रुपीज़ की। वो हमारा नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, वो मैं आपको शो कर देती हूँ। तो यहाँ देखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लेम पेएबल फ्रॉम द आईपीएफ टू द इन्वेस्टर where the trading member through whom the investor had dealt is declared a defaulter is rupees 10 lakh। यानी कि अगर जो ट्रेडिंग मेंबर है, यानी कि अगर जो ट्रेड कर रहा था, समझो कि ब्रोकर ट्रेड कर रहा था, तो अगर वो डिफ़ॉल्टर पाया गया, डिफ़ॉल्टर यानी कि जिसने गलती करी है, अगर वो ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया कि हाँ ट्रेडिंग मेंबर ही क्या है, ट्रेडिंग मेंबर ने ही डिफ़ॉल्ट किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, आईपीएफ में अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं। और मैक्सिमम हम कितनी अमाउंट क्लेम कर सकते हैं, वो है हमारी 10 लाख रुपीज़। तो ये आप अच्छे से याद रखना। अब हमें दिया है व्हाट इज़ स्कोर्स। तो स्कोर्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में, बट दोबारा देख लेते हैं। तो देखो स्कोर्स स्टैंड फॉर सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल। दिस इज़ एन ऑनलाइन फैसिलिटी ऑफर्ड बाय सेबी फॉर इन्वेस्टर्स टू प्लेस देयर कंप्लेंट एंड फॉलो द एक्शन टेकन अगेंस्ट इट। द कंप्लेंट शुड फर्स्ट बी रजिस्टर्ड। सेबी देन गिव अ यूनिक कंप्लेंट नंबर यूजिंग विच द रिड्रेसल कैन बी फॉलोड अप विद ऑनलाइन। सेबी टेक अप कंप्लेंट्स रिलेटेड टू द इशू। देखो कौन कौन सी कंप्लेंट लेते हैं, रिलेटेड टू द इशू, ट्रांसफर ऑफ द सिक्योरिटी and non-payment of the dividend with listed company. In addition, SEBI also take up complaint against the various intermediaries registered with it and related issues. SCORE thus facilitates you to log your complaint online with SEBI and subsequently view its status। यानी कि स्कोर्स क्या है, स्कोर्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एक ऑनलाइन फैसिलिटी है जो कौन प्रोवाइड कराता है, जो सेबी हमें प्रोवाइड कराता है। और ये क्या है, ये भी हमारा कंप्लेंट रिड्रेसल है, यानी कि इसमें भी अगर आपको क्या, अगर आपको कोई कंप्लेंट फाइल करनी है और आप ऑनलाइन फाइल करना चाहते हो तो आप कहाँ आओगे, तो आप स्कोर्स के पास में आके, जो हमें सेबी प्रोवाइड कराती है, स्कोर्स के पास में आप जाके क्या कर सकते हो, अपनी ऑनलाइन जो भी आपकी कंप्लेंट है वो आप फाइल करा सकते हो। अब कौन कौन सी कंप्लेंट आप फाइल करा सकते हो, वो ऐसे नहीं कि आप अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम फाइल करा रहे हो, आपको कौन कौन सी करानी है, आपको सिर्फ आप कुछ गिनी चुनी करा सकते हो। जैसे आपके इशू से रिलेटेड, आपकी सिक्योरिटी इशू जो हुई है ना, उससे रिलेटेड अगर कोई परेशानी है, या फिर आपने अपनी सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र किया या वो सही जगह ट्रांसफ़र नहीं हुई, या फिर वो ट्रांसफ़र ही नहीं हो रही हैं, ऐसी कोई परेशानी है तो आप क्या करा सकते हो, उसे फाइल करा सकते हो। और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड की, अगर किसी लिस्टेड कंपनी ने जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, उस कंपनी ने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड नहीं प्रोवाइड किया टाइम पे, तो आप क्या करा सकते हो, अपनी कंप्लेंट फाइल करा सकते हो। और भी कुछ है, जैसे कि आपका जो वेरियस इंटरमीडियरीज है, कि आपके ब्रोकर से रिलेटेड अगर कोई कंप्लेंट है आपके पास तो वो आप फाइल करा सकते हो। और वही आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड अगर कोई कंप्लेंट है तो आप फाइल करा सकते हो। तो ये कुछ आपकी जो आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड कंप्लेंट है ना, वही आप क्या कर सकते हो, स्कोर्स में कंप्लेंट फाइल करा सकते हो। अब स्कोर्स में जब आप कंप्लेंट फाइल कराते हो तो आपको क्या मिलता है, यूनिक कंप्लेंट नंबर मिलता है, जिसे आप क्या करते हो, फर्दर यूज़ करते हो। जैसे कि अगर आपको
आपने अपनी कंप्लेंट फाइल करी तो उसके लिए आपको क्या मिलेगा, यूनिक कंप्लेंट नंबर मिलेगा। यानी कि अगर आपको बाद में चेक करना है कि आपकी कंप्लेंट फाइल हुई या फिर नहीं हुई तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना ये यूनिक कंप्लेंट नंबर, ये जो आपको कंप्लेंट नंबर मिला है ये आपको वहाँ पे फाइल करना पड़ेगा। अब देखो जो स्कोर्स है वो क्या करता है, फैसिलिटेट्स यू टू लॉग योर कंप्लेंट ऑनलाइन। अब स्कोर्स क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड होती है कि आप क्या कर सकते हो, अपनी कंप्लेंट को ऑनलाइन फाइल करा सकते हो सेबी के साथ में, और आप अपना सब्सिक्वेंटली स्टेटस भी व्यू कर सकते हो। अब स्टेटस यानी कि अपना व्हाट्सअप वाला नहीं, आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि आपकी कंप्लेंट फाइल हुई है या नहीं हुई, और आपकी अगर फाइल हो गई है तो कितने दिनों में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ये वाला स्टेटस आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। और ये पॉइंट टू रिमेंबर क्या है, पॉइंट टू रिमेंबर हमारे चैप्टर की समरी ही होती है, तो आप इसे एक बार खुद रीड कर लेना। इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसे ही क्या कर दिया, सम अप कर दिया है, एक पूरी समरी बना के दे दिया। और आज इसके साथ व्हाट इज सेबी स्कोर्स के साथ हमारा जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी टॉपिक में या फिर कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।